हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस। जब कोई भी रिसर्चर प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेता है और उस पर वो अपनी स्टडी स्टार्ट करे, इसके पहले वो ये अनुमान लगाता है कि जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है इस पर जब हम स्टडी करेंगे तो इसका क्या रिज़ल्ट होगा, क्या संभावित रिज़ल्ट आ सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन साधारण शब्दों में हम कहें तो जो रिसर्चर ये अनुमान लगाता है कि इस प्रॉब्लम पे स्टडी करने का क्या रिज़ल्ट हो सकता है, वो जो अनुमानात्मक कथन होता है, जो अनुमान होता है, उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर कोई रिसर्चर ये जानना चाहता है कि जो कंजर्वेशन लेवल है, रूढ़िवादिता के स्तर पे एजुकेशन लेवल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो ये हाइपोथेसिस बना सकता है कि कम पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में रूढ़िवादिता कम पाई जाती है। ये क्या हुआ, ये एक हाइपोथेसिस बनाई उसने टॉपिक क्या लिया या उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि जो रूढ़िवादिता का स्तर है उस पर एजुकेशन लेवल का, शैक्षिक स्तर का क्या प्रभाव पड़ता है। अब उसने एक हाइपोथेसिस बनाई, अपने से अनुमान लगाया कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा उनमें रूढ़िवादिता कम पाई जाती है। ऐसा उसने एक अनुमान लगाया। इस जो अनुमान लगाया उसने, इसको हम कहेंगे कि उसने एक हाइपोथेसिस बनाई। इसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसे हम कर्लिंगर की भाषा में यूँ कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में जो किसी भी संबंध का जो अनुमानात्मक कथन होता है, जो टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। आइए हम देखते हैं हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, आइए यूँ हम कहें कि उसका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला है कि अनुमानात्मक कथन होता है। हाइपोथेसिस हमेशा कैसी होनी चाहिए, जो हमें उसका सेंटेंस बनाना चाहिए वो हमेशा एक स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए, एक कथन के रूप में होना चाहिए। जो हमने अनुमान लगाया, जो रिजल्ट हो सकता है, वो हमें एक कथन के फॉर्म में लिखना होता है, एक कथन के रूप में होना चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था प्रॉब्लम के लिए कि प्रॉब्लम हमेशा एक क्वेश्चन के फॉर्म में होनी चाहिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होनी चाहिए। इसी तरह से हाइपोथेसिस हमेशा एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सकारात्मक कथन। तो जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो हमेशा एक सकारात्मक कथन के रूप में होनी चाहिए, नकारात्मक कथन के रूप में नहीं होनी चाहिए। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध होते हैं उसे यहाँ पे स्वीकार किया जाता है, ना कि अस्वीकार करते हैं। जैसे हम कहें कि चिंता और उत्पादन के बीच में नकारात्मक संबंध होता है, भले हम ये बता रहे हैं कि नकारात्मक संबंध होता है, लेकिन वो जो निगेटिविटी है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नकारात्मक संबंध होता है, हम उसको मान रहे हैं कि हाँ, उन दोनों के बीच में नकारात्मक संबंध होता है। तो हाइपोथेसिस हमेशा सकारात्मक कथन के रूप में होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि समस्या से संबद्ध होनी चाहिए। हाइपोथेसिस हमेशा जो हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। जो भी हम हाइपोथेसिस बनाएं, हमेशा जो भी हम प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, हाइपोथेसिस हमेशा उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। अगला जो टॉप पॉइंट है वो है अल्पव्ययी। हाइपोथेसिस हमेशा हमें ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए या ऐसी बनानी चाहिए जिसमें कम खर्चा हो, ज़्यादा व्यय ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है। एक हमने दूसरी हाइपोथेसिस बनाई कि कैंसर बहुत सारे कारणों से होता है। अब ये दोनों हाइपोथेसिस कैंसर के बारे में ही बात कर रही है, लेकिन जो पहली हाइपोथेसिस है वो अल्पव्ययी है और जो दूसरी हाइपोथेसिस है वो अल्पव्ययी नहीं है। इसे हम ऐसे समझते हैं डिटेल में कि जो हमने पहली हाइपोथेसिस बनाई कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, तो हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया। अब हमें स्टडी धूम्रपान के क्या क्या निगेटिव इफेक्ट्स हैं जो बॉडी पे पड़ते हैं और जो कैंसर को जन्म देते हैं, हमें सिर्फ इस पे ही स्टडी करनी है। तो वो क्या हुआ, उसमें कम खर्चा लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, लेबर भी कम लगेगा, चीज़ें मतलब इकोनॉमिकल होगा, वो अल्पव्ययी होगा। और जो दूसरी हाइपोथेसिस थी वो ये थी कि बहुत सारे कारणों से कैंसर होता है। अब कैंसर का पता लगाने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, खर्च भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेबर भी ज़्यादा लगेगा, तो वो अल्पव्ययी ना होकर के ज़्यादा खर्चे वाली होगी। तो हमें हमेशा हाइपोथेसिस ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि अल्पव्ययी हो। अगला जो पॉइंट है वो है कि तार्किक सरलता। हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसमें तार्किक सरलता होनी चाहिए। अब तार्किक सरलता का है ये मतलब है कि जो भी हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो समस्या से संबद्ध ही होनी चाहिए, उसके अगल बगल के फैक्टर्स को उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाएं तो हमें जो हमारी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही हाइपोथेसिस बनाएं, ना कि उसके आसपास की चीज़ों को भी इंक्लूड करें। अगर
जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है वो सिर्फ प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है तो उसे हम तार्किक रूप से सरल हाइपोथेसिस कहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि परीक्षणीय होनी चाहिए अर्थात टेस्टेबल होनी चाहिए। हाइपोथेसिस हमेशा ऐसी बनानी चाहिए कि जिसे हम एम्पिरिकली टेस्ट कर सकें। इसको हम ये कहें कि ये गुण आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। हमने कोई भी प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, अब उस पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ एम्पिरिकली टेस्ट करेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि उसका क्या रिजल्ट हुआ। जो भी वो सिग्निफिकेंट हो या नॉन सिग्निफिकेंट हो, पर जो भी रिजल्ट आएगा हम तभी बता पाएंगे जब उसको हम एम्पिरिकली टेस्ट करेंगे। तो हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो कि एम्पिरिकली टेस्ट की जा सके। अगला जो पॉइंट है वो है कि स्वीकृत या अस्वीकृत के अधीन होनी चाहिए। हाइपोथेसिस हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने पुराने वाले एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि चिंता से उत्पादन घटता है। हमने एक ऐसी हाइपोथेसिस बनाई कि चिंता का उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अब ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, जब हम इसको टेस्ट करेंगे कि व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा चिंता में हो तो उसका प्रोडक्शन का लेवल क्या होता है, उसका उत्पादन का लेवल क्या होता है, क्या वाकई कम होता है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी क्या वाकई कम होता है। अगर वो कम होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बीच में होनी चाहिए। या तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए या तो वो रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। जिस हाइपोथेसिस में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं उसको एक अच्छी हाइपोथेसिस माना जाता है। हाइपोथेसिस के बारे में जानने के लिए इसके टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइपोथेसिस के कई सारे टाइप्स होते हैं, पर यहाँ हमने मेन 4 टाइप्स को इंक्लूड किया हुआ है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और पिछले कई सारे एग्जाम्स में ये पूछे भी जाते रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले जो हाइपोथेसिस है वो है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस ऐसी हाइपोथेसिस होती है जिसमें ऐसे संबंध का उल्लेख किया जाता है जो सभी वेरिएबल्स के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी स्थान पर और सभी टाइम में या सभी समय पर एक समान रूप से लागू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम दिया था वो सभी के लिए यूनिवर्सली रूप से एक समान ही लागू होता है। वो किसी भी प्लेस पे हो, किसी भी व्यक्ति के लिए हो, किसी भी टाइम पे हो, किसी भी स्थान पे हो, सबके लिए वो समान रूप से लागू होता है। इस तरह की हाइपोथेसिस को हम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहते हैं। अगली जो हाइपोथेसिस है वो है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो है वो जर्मन भाषा से ली गई है। नल शब्द जो है वो जर्मन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है शून्य। इसे हम संक्षेप में HOV कहते हैं, मतलब ये इसे शून्य। अब ये जो नल हाइपोथेसिस होती है वो 2 मीन्स के बीच में, 2 मध्यमान या 2 सैंपल्स के बीच में शून्य अंतर को बताता है। अर्थात या तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी या तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए हम इसे 2 टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं। नल हाइपोथेसिस जो होती है वो 2 टेल्ड हाइपोथेसिस भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो पिछला एग्जांपल देखे थे उसमें हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी लेवल एंड प्रोडक्शन, कि एंजाइटी लेवल में और प्रोडक्शन में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, दोनों में कोई भी सार्थक अंतर नहीं है। ये क्या है? ये एक नल हाइपोथेसिस है। अब जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम उसका डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो हमने रिसर्च की हुई है, जब हम एनालिसिस करेंगे तो हम वहाँ पर ये बता पाएंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई हुई थी कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड प्रोडक्शन लेवल, तो ये वो या तो रिजेक्ट हो जाएगी या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर रिलेशनशिप पाया जाता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है इसमें दोनों तरफ जाने का पूरा चांस होता है, इसी वजह से इसको 2 टेल हाइपोथेसिस कही जाती है। और ये बहुत ही सरल या आसान हाइपोथेसिस होती है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो ये हुई नल हाइपोथेसिस। अब एक और बात कि जो नल हाइपोथेसिस थी इसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? R.A. फिशर ने किया था। ये पिछले हायर एजुकेशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। अगली जो हाइपोथेसिस है वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे संक्षेप में H1 भी कहा जाता है। ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है इसे एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में संबंध का अनुमान लगाया जाता है कि 2 वेरिएबल्स के बीच में संबंध है। सिर्फ इस चीज़ का अनुमान लगाया जाता है कि जो
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हुए हैं रिसर्चर ने, उनके बीच में संबंध है। अब वो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो एक की पॉजिटिव हाइपोथेसिस हो सकती है, और दूसरा जो है वो है कि निगेटिव हो सकती है। जैसे पॉजिटिव हाइपोथेसिस जो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जब पॉजिटिव फॉर्म में हाइपोथेसिस बनाएंगे तो हम ये कहते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल दूसरे से श्रेष्ठ है, कोई भी एक तथ्य है या एक जो चर है वो दूसरे से श्रेष्ठ है, तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हाइपोथेसिस के फॉर्म में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई जाएगी। और जो दूसरा है कि निगेटिव हाइपोथेसिस के फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक चर दूसरे चर से घटिया है, वो किसी भी सेंस में होगा, वो तो रिसर्च करके पता चलेगा कि वो इन्फीरियर है। इस तरह का जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो वो अल्टरनेटिव फॉर्म की निगेटिव हाइपोथेसिस के फॉर्म में फॉर्मुलेट की जाएगी। अगली जो हाइपोथेसिस है वो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जो होती है वो उसे हम वन टेल हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि ये एक दिशा बताती है। दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में ये एक फिक्स दिशा को बताती है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज़्यादा रूढ़िवादी होती हैं। तो ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, इसमें हमने एक फिक्स बताया कि पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियां जो होती हैं वो ज़्यादा रूढ़िवादी होती हैं। ये अगर हमने इस तरह की एक हाइपोथेसिस बताई तो उसमें एक दिशा बताई गई है कि हाँ, स्त्रियाँ ज़्यादा रूढ़िवादी होती हैं। तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ही है। ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंदर हम इस तरह की हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। पिछला जो हायर एजुकेशन कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन जीएस के पेपर में पूछा गया था कि शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना बेहतर होती है, जो कि 4 ऑप्शन दिए होते कि टेंटेटिव हो, अप्रूव्ड हो, फिक्स्ड हो, इस तरह से करके 4 आंसर दिए गए थे। तो कैसी होनी चाहिए, शोध परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो कि टेंटेटिव हो, जो हमने इस वाले पॉइंट में बताया कि हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, जो कि किसी समस्या का अनुमानात्मक कथन हो, टेंटेटिव आंसर हो। तो हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए, टेंटेटिव होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो था वो जीएस के पेपर में पूछा गया था। अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि नल हाइपोथेसिस का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था। तो नल हाइपोथेसिस का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, आर ए फिशर ने किया था। आर ए फिशर ने किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो जब हम एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में पूरी तरह से क्लियर होंगे और हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।